ध्यान या मेडिटेशन का नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर एक ही तस्वीर उभरती है। किसी शांत जगह पर, पेड़ के नीचे या बंद कमरे में स्थिर बैठना। बिल्कुल। आंखें बंद करके एकदम शांत। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जो बात करने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है। एकदम सही कहा आपने। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे साल 1988 में प्रकाशित किताब ओशो की डायनामिक मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के कुछ बेहद दिलचस्प अंश हैं। इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यह समझना है कि ध्यान का मतलब सिर्फ दुनिया से कटकर शांत बैठना नहीं है। असल में ये एक बेहद सक्रिय यानी एक्टिव प्रक्रिया भी हो सकती है। हाँ, जहाँ पारंपरिक ध्यान में एकांत और शरीर को सुन्न कर देने वाली स्थिरता पर जोर दिया जाता है, वहीं इस स्रोत में नाचना, गाना, कूदना और यहाँ तक कि चिल्लाना भी ध्यान का हिस्सा बताया गया है। जो कि सुनने में बहुत अजीब लगता है शुरुआत में। और फिर जाना गया उनका बौद्धिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में मास्टर डिग्री हासिल की थी। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने ध्यान के इस नए डायनामिक तरीके को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाना शुरू किया, क्योंकि उस समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के लिए शांत बैठना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल। ये महसूस किया जाने लगा था कि आधुनिक इंसान का दिमाग इतना ज्यादा तनाव और विचारों से भरा हुआ है कि उसके लिए अचानक से आंखें बंद करके शांत बैठ जाना शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग असंभव है। जी। ओशो का ये तरीका दूसरे सभी पारंपरिक मेडिटेशन से एकदम अलग था, क्योंकि ये मानता था कि शांति तक पहुंचने के लिए पहले शरीर और दिमाग के अंदर दबे हुए शोर को बाहर निकालना जरूरी है। और उनके इस फलसफे ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। आज भी ये एक्टिव मेडिटेशन की अवधारणा आधुनिक मनोविज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक अहम पुल का काम करती है। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर उछल कूद और नाचने से कोई ध्यान की उस गहराई में कैसे उतर सकता है जिसे अक्सर सन्यासियों से जोड़ा जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्रोत के अनुसार हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, बर्तन धोना हो या बस यूं ही बैठे रहना हो, वो सब कुछ ध्यान का रूप ले सकता है। इसके लिए किसी खास मुद्रा की जरूरत नहीं है। बस एक ही शर्त है। बिल्कुल, अवेयरनेस यानी पूरी जागरूकता। यहीं पर वॉचर यानी गवाह या देखने वाले की एक बहुत ही कमाल की अवधारणा सामने आती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जीवन में खुशी के पल आ रहे हैं या बहुत गहरा दुख हावी हो रहा हो, लेकिन इंसान उन भावनाओं के बहाव में बह नहीं रहा है। जी, वो बस एक गवाह की तरह, एक वॉचर की तरह उन चीजों को होते हुए देख रहा है। वो शांत है, निश्चिंत है और आसपास जो भी घटित हो रहा है वो सिर्फ एक बाहरी नाटक की तरह महसूस होता है जिसमें कोई डूब नहीं रहा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये वॉचर बनने की प्रक्रिया कोई जादुई स्विच नहीं है जिसे दबाते ही इंसान अपनी भावनाओं से अलग हो जाए। मतलब ये रातों रात नहीं होता? बिल्कुल नहीं। स्रोत में इसे क्रमिक विकास बताया गया है, जिसे 4 अलग अलग और बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। अगर पहले चरण की बात करें तो वो है शारीरिक स्तर पर अवेयरनेस, यानी अपने शरीर और दिमाग के कनेक्शन के प्रति जागना। हाँ, इंसान जो भी छोटी बड़ी गतिविधि करता है, जैसे हाथ उठाना, कदम बढ़ाना, उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करना। इसके बाद दूसरा चरण आता है जो विचारों के स्तर पर है, और ये शायद सबसे मुश्किल पड़ाव है। बहुत मुश्किल, क्योंकि इंसान के विचार इतनी तेजी से आते और जाते हैं कि उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग का जिक्र है। वो कागज वाला प्रयोग? जी। अगर कोई इंसान एक खाली कागज ले और अपने मन में आ रहे हर एक बेतरतीब विचार को बिना सेंसर किए बस लिखता जाए और 10 मिनट बाद उसे पढ़े, तो वो खुद हैरान रह जाएगा कि दिमाग के अंदर कितना पागलपन और कैसी कैसी अजीब बातें लगातार चलती रहती हैं। ये प्रयोग असल में ये आईना दिखाता है कि हमारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता, और जब कोई व्यक्ति निरंतर अभ्यास से इन बेतरतीब विचारों को सिर्फ देखना सीख जाता है, तब वो तीसरे चरण में प्रवेश करता है। अपनी भावनाओं और मूड को लेकर जागरूक होना। हाँ, विचारों के मुकाबले भावनाओं को देखना शायद सबसे मुश्किल काम है। विचार तो फिर भी सतह पर होते हैं, लेकिन भावनाएं इंसान के पूरे अस्तित्व को जकड़ लेती हैं। एक खराब मूड पूरे दिन को बर्बाद कर सकता है, या गुस्से की एक लहर इंसान से कुछ भी करवा सकती है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति सच्चा वॉचर बन जाता है, उस पर किसी भी भावना का कोई असर नहीं होता। वो गुस्से को आते हुए देखता है लेकिन खुद गुस्सा नहीं बनता है। बिल्कुल,
और अंत में जब शरीर, विचार और भावनाएं ये तीनों चीजें एक साथ पूरी तरह से तालमेल में आ जाती हैं, तब इंसान चौथे चरण की ओर बढ़ता है, जिसे आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट कहा गया है। स्रोत के मुताबिक यही वो परम आनंद की स्थिति है जहां इंसान अपने असल स्वरूप को पहचान लेता है। ये परम आनंद की स्थिति जितनी रहस्यमयी लगती है, वहां तक पहुंचने के लिए जो व्यावहारिक तैयारियां बताई गई हैं वे उतनी ही दिलचस्प हैं। ध्यान कभी भी जबरदस्ती या बहुत ज्यादा प्रयास से नहीं होना चाहिए। शुरुआत में इंसान इसे एक टास्क की तरह करता है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये स्वभाव बन जाना चाहिए। स्रोत सुझाव देता है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा निकालना काफी है। सिर्फ 1 घंटा। अब आधुनिक जीवन में लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो पूरे दिन रात में अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालना कोई असंभव काम नहीं है। ये सिर्फ प्राथमिकता तय करने की बात है। ये समय निकालने वाली बात सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि 1 घंटा निकालना शायद उतना मुश्किल ना हो जितना उस 1 घंटे के लिए सही जगह और सही मानसिक स्थिति ढूंढना है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ध्यान के लिए सबसे अच्छी जगह प्रकृति के बीच किसी पुराने पेड़ के नीचे बैठना है। ऐसा माना गया है कि पेड़ हमेशा एक स्वाभाविक ध्यान की अवस्था में होते हैं और उनकी ऊर्जा का असर इंसान पर भी पड़ता है। लेकिन आज के कंक्रीट के शहरों में ये हमेशा मुमकिन नहीं है। हाँ, इसलिए घर के किसी एक शांत कोने को भी चुना जा सकता है। यहाँ जो सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक बात निकलकर सामने आती है वो है उस जगह को एक पवित्र स्पेस मानना। स्रोत कहता है कि उस कमरे या कोने में जाने से पहले जैसे जूते बाहर उतारे जाते हैं, ठीक वैसे ही अपनी सारी चिंताओं, ऑफिस की परेशानियों और बाकी बचे 23 घंटों की दुनिया को भी दरवाजे के बाहर ही छोड़ देना चाहिए। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन का एक बहुत ही शानदार तरीका है, जहां इंसान अपने दिमाग को ये संकेत देता है कि ये 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ उसके अपने अस्तित्व के लिए है। जी। लेकिन जूतों के साथ चिंताओं को बाहर छोड़ने का ये विचार सैद्धांतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब कहना आसान है, कहना मुश्किल। बिल्कुल। इंसान का अशांत दिमाग कोई मशीन नहीं है कि जिसका स्विच दबाया और विचारों की उथल-पुथल अचानक से बंद हो गई। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में है और उसे अचानक से एक शांत कमरे में बैठा दिया जाए तो उसका दिमाग और ज्यादा शोर करने लगेगा। हाँ, वो तो है। और यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी हिस्सा सामने आता है, जिसे कैथारसिस यानी रेचन कहते हैं। ध्यान की उस गहरी शांति तक पहुंचने से पहले अंदर दबे हुए मनोवैज्ञानिक कचरे, गुस्से, उदासी और कुंठा को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब तक इंसान चिल्लाकर, रोककर या पागलों की तरह नाच गाकर अपने अंदर की उस सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर नहीं फेंक देता, तब तक शांति का अनुभव करना असंभव है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बर्तन में साफ पानी भरने से पहले उसके अंदर की गंदगी को पूरी तरह से खाली करना पड़ता है। और इसी कैथारसिस या अंदर की सफाई को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए एक्टिव मेडिटेशन तकनीकों की पूरी एक श्रृंखला तैयार की गई है। इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से में हम इन तकनीकों को जरा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पारंपरिक और डायनामिक ध्यान का अंतर सबसे ज्यादा साफ होता है। हाँ, इसमें सबसे प्रमुख तकनीक है डायनामिक मेडिटेशन, जो पूरे 60 मिनट का प्रोसेस है, जिसे 5 अलग-अलग और बहुत ही तीव्र चरणों में बांटा गया है। इसके पहले 10 मिनट में सिर्फ सांसों पर काम करना होता है। लेकिन ये कोई सामान्य प्राणायाम नहीं है। जी नहीं, इसमें बहुत तेज, गहरी और बेतरतीब तरीके से सांसें लेनी होती हैं। कोई रिदम नहीं रखनी है, बस शरीर में इतनी ऑक्सीजन भरनी है कि दिमाग के सामान्य पैटर्न टूट जाएं। और इसके बाद आते हैं अगले 10 मिनट। यही वो कैथारसिस का असली समय है। इसमें कोई नियम नहीं है। शरीर जो भी करना चाहे उसे करने देना है। नाचना है, रोना है, पूरी ताकत से चिल्लाना है या जोर जोर से हंसना है। इंसान ने समाज में जो भी मुखौटे पहन रखे हैं उन्हें उतार फेंकना है और अपने अंदर के गुबार को एक ज्वालामुखी की तरह फटने देना है। इस ज्वालामुखी के फटने के बाद जो तीसरा चरण आता है वो और भी ज्यादा शारीरिक ऊर्जा की मांग करता है। इस 10 मिनट के हिस्से में व्यक्ति को अपने दोनों हाथ ऊपर करके लगातार एक ही जगह पर कूदना होता है। और जब पैर जमीन से टकराएं तो नाभि के नीचे से पूरी ताकत लगाकर हु का मंत्र जोर से बोलना होता है। सुनने में ये कोई अजीब सी कसरत लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान ये है कि ये ध्वनि और ये शारीरिक आघात शरीर के सबसे निचले ऊर्जा केंद्रों पर सीधा प्रहार करता है।
ये लगातार कूदना इंसान को शारीरिक रूप से पूरी तरह थका देता है। और फिर आता है चौथा चरण, जो 15 मिनट का होता है। इसमें एक कमांड मिलती है, स्टॉप। इंसान जिस भी पोजीशन में है उसे उसी पल पूरी तरह से फ्रीज हो यानी स्थिर हो जाना है। न खांसना है न हिलना है। बिल्कुल, ये वो समय है जब भयंकर शारीरिक थकावट के कारण दिमाग के पास सोचने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचती। इसी खालीपन में इंसान एक वॉचर बनकर ये ऑब्जर्व करता है कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा पैदा हुई है वो कैसे बह रही है। और अंत में 5वें चरण के 15 मिनट एक उत्सव की तरह होते हैं। इसमें इंसान को अपनी नई ऊर्जा के साथ झूमना है, नाचना है और अस्तित्व को धन्यवाद देना है, ताकि बाकी का पूरा दिन इसी सकारात्मकता के साथ बीते। ये डायनामिक मेडिटेशन वाकई किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं लगता। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बहुत ही दिलचस्प तकनीकें स्रोत में बताई गई हैं। उदाहरण के तौर पर नटराज मेडिटेशन। हाँ, ये भी बहुत खास है। ये भी पूरे 60 मिनट की प्रक्रिया है, लेकिन ये पूरी तरह से नृत्य पर आधारित है। इसके शुरुआती 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके नाचना होता है। यहाँ ये बिल्कुल नहीं सोचना होता कि किसी को डांस के स्टेप्स आते हैं या नहीं, या वो कैसा दिख रहा है। बस संगीत में इस तरह डूब जाना होता है कि नाचने वाला गायब हो जाए और सिर्फ नाच बाकी रहे। बिना किसी परवाह के, बिना किसी झिझक के, बस झूमते रहना है। फिर अगले 20 मिनट के लिए पसीने से लथपथ शरीर के साथ चुपचाप जमीन पर लेट जाना है और आखिर के 5 मिनट शांति से खुशी मनानी है। देखा जाए तो 40 मिनट लगातार बिना कुछ सोचे समझे नाचना इंसान के उस अहंकार को पूरी तरह से गला सकता है जो हमेशा उसे परफेक्ट दिखने के लिए मजबूर करता है। ये अहंकार को गलाने वाली बात बहुत सटीक है। इसके साथ ही स्रोत में कुंडलिनी मेडिटेशन का भी जिक्र है, जो शरीर के अंदर जमी हुई जकड़न को दूर करने का काम करता है। ये भी 1 घंटे का अभ्यास है ना? जी, और ये 15-15 मिनट के 4 हिस्सों में बटा है। पहले स्टेप में शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़कर हिलाना यानी शेकिंग करना होता है। ये ऐसा है जैसे कोई पेड़ हवा में हिल रहा हो, ताकि पैरों से एक नई ऊर्जा ऊपर की तरफ बहना शुरू करे। दूसरे स्टेप में फिर से बिल्कुल आजाद होकर बिना किसी नियम के डांस करना होता है। तीसरे स्टेप में पूरी तरह से स्थिर रहना है, चाहे खड़े होकर या बैठकर। बस आंखें बंद करके शरीर के अंदर और बाहर की बारीक हलचल को महसूस करना है। और आखिरी स्टेप में चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाना है। ये तकनीकें उन लोगों के लिए बहुत असरदार हैं जिनका शरीर तनाव के कारण एकदम सख्त हो चुका है। बिल्कुल, और जो लोग शारीरिक उछल कूद की बजाय ध्वनि और कंपन के जरिए शांति खोजना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत में नाद ब्रह्म ध्यान के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। इसे खास तौर पे सुबह के समय खाली पेट करने की सलाह दी जाती है। हाँ, ये प्रक्रिया बाकी तकनीकों से थोड़ी अलग और बहुत ही शांत है। इसके पहले 30 मिनट में आराम से बैठकर आंखें बंद करके इतनी जोर से गुनगुनाना होता है कि पूरे शरीर के अंदर तक कंपन महसूस होने लगे। ऐसा महसूस करना होता है जैसे शरीर एक खाली बर्तन है और उसमें सिर्फ ध्वनि की तरंगें गूंज रही हैं। इसके बाद का चरण बहुत ही प्रतीकात्मक और खूबसूरत है। इसमें हथेलियों को आसमान की तरफ करके नाभि के पास रखा जाता है और फिर बहुत धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान अपनी ऊर्जा इस पूरी दुनिया को दे रहा है। फिर हथेलियों को नीचे की तरफ करके वापस शरीर की तरफ लाया जाता है, जो ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने का प्रतीक है। अंत में 15 मिनट के लिए पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाना होता है। ये तकनीक शरीर और ब्रह्मांड के बीच के अदृश्य ऊर्जा के लेन देन को महसूस करने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। इन सभी सक्रिय तकनीकों को समझने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ध्यान सिर्फ एक कमरे में 1 घंटे के लिए ही किया जा सकता है? स्रोत इस धारणा को तोड़ते हुए रोजमर्रा की जिंदगी को ही ध्यान में बदलने की बात कहता है, और इस संदर्भ में एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना का जिक्र किया गया है। एक बार ओशो के पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो कई सालों से सिगरेट पीने की बुरी लत से परेशान था और हर कोशिश के बाद भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। हाँ, आमतौर पर कोई भी सलाहकार यही कहेगा कि इच्छा शक्ति मजबूत करो और सिगरेट छोड़ दो, लेकिन यहाँ तरीका बिल्कुल अलग था। उस व्यक्ति से कहा गया कि उसे सिगरेट छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो सिगरेट पिए, लेकिन पूरी अवेयरनेस यानी जागरूकता के साथ। ये किस्सा सच में इंसान के मनोविज्ञान को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसे निर्देश दिया गया कि वो इस पूरी प्रक्रिया को रोबोट की तरह ना करे। जब वो पैकेट से सिगरेट निकाले तो उस हरकत को पूरी तरह महसूस करे। पैकेट पर सिगरेट को थपथपाने की आवाज सुने,
उसे होठों के बीच रखने के एहसास को ऑब्जर्व करें, उसे जलाएं और फिर जब धुआं शरीर के अंदर जाए और बाहर आए, हर एक छोटे से छोटे स्टेप को पूरी जागरूकता के साथ एक गवाह बनकर देखें। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी। एक ऑटोमेटिक और बेसुध आदत को सक्रिय जागरूकता में बदल दिया गया और इसका नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था। जो व्यक्ति सालों से लत का शिकार था, सिर्फ 3 महीने में उसकी सिगरेट पीने की आदत पूरी तरह से छूट गई। क्योंकि जब कोई काम पूरी अवेयरनेस के साथ किया जाता है तो कोई भी मूर्खतापूर्ण या नुकसानदायक आदत लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो हम पाएंगे कि अवेयरनेस या जागरूकता की ये ताकत सिर्फ आदतों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विपश्यना जैसी प्राचीन और गहन तकनीकों का भी मूल आधार है। ओशो अवेयरनेस को ही ध्यान का असली सार मानते हैं। विपश्यना सिखाती है कि इंसान अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम पर ध्यान दे। चलते समय कदमों का जमीन पर पड़ना, खाना खाते समय निवाले का स्वाद और बनावट, और सबसे महत्वपूर्ण हर पल चलने वाली सांसों की गति। सांसों के विज्ञान पर स्रोत में पूरब और पश्चिम की जीवन शैली का एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। पश्चिमी देशों में अक्सर एक सैन्य दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां लोगों को सिखाया जाता है कि सांस लेते समय सीना चौड़ा होना चाहिए और पेट अंदर होना चाहिए। ये एक तरह की तनावपूर्ण स्थिति है जो हमेशा लड़ाई या बचाव के लिए तैयार रहने का संकेत देती है। लेकिन इसके विपरीत पूर्वी देशों में, जैसे जापान की संस्कृति में, लाफिंग बुद्धा का उदाहरण बहुत कुछ सिखाता है। उनका सीना छोटा और पेट बड़ा होता है और वे परम शांति और खुशी का प्रतीक माने जाते हैं। ये सांसों वाला पहलू बहुत ही प्रैक्टिकल है। पूर्वी दर्शन के अनुसार गहरी और शांत सांस हमेशा पेट से ली जाती है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है या डरा हुआ होता है तो उसकी सांसें छोटी हो जाती हैं और सिर्फ सीने तक रह जाती हैं। लेकिन कभी किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा जाए या जब कोई इंसान गहरी नींद में बिल्कुल रिलैक्स होता है तो वो हमेशा पेट से ही सांस लेता है, सीने से नहीं। पेट का ऊपर नीचे होना ही सच्ची शांति का संकेत है। और इसी शारीरिक शांति को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए शोध में मसल रिलैक्सेशन की एक बहुत ही आसान तकनीक का भी जिक्र किया गया है। दिन भर की भागदौड़ में शरीर के अलग अलग हिस्सों में तनाव जमा हो जाता है, जिसका इंसान को पता भी नहीं चलता। इस तनाव को दूर करने के लिए सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर हिस्से की मसल्स को एक एक करके पूरी ताकत से खींचना होता है। कुछ पल के लिए उस खिंचाव को रोक कर रखना होता है और फिर अचानक से एकदम ढीला छोड़ देना होता है। ये छोटी सी प्रक्रिया शरीर में जमा हुए तनाव को तुरंत रिलीज करने में बहुत असरदार साबित होती है। शरीर के तनाव को दूर करने के साथ साथ ये स्रोत एक कदम और आगे बढ़कर इंसान को चरम परिस्थितियों यानी एक्सट्रीम कंडीशन से गुजरना भी सिखाता है। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। इसमें खुशी, दुख, रोशनी, अंधेरा जैसे विपरीत हालात आते ही हैं। ध्यान का असली लक्ष्य ये सिखाना है कि हर परिस्थिति बस कुछ देर के लिए है, लेकिन वॉचर बनकर उसे ऑब्जर्व करने की क्षमता हमेशा कायम रखी जा सकती है। स्रोत में प्रकृति के 2 बिल्कुल विपरीत रूपों, रोशनी और अंधेरे, के इस्तेमाल का बहुत ही गहरा और काव्यात्मक वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, साफ नीले और अनंत आसमान के नीचे लेटकर उसके फैलाव को बिना पलक झपकाए एकटक देखना। देखते देखते ऐसा पल आता है जब देखने वाले और उस विशाल आसमान के बीच की सीमाएं खत्म होने लगती हैं और इंसान खुद को उस असीम आसमान का ही एक हिस्सा महसूस करने लगता है। और ये असीम होने का अनुभव सिर्फ नीले आसमान तक सीमित नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही अनुभव घुप अंधेरे के साथ भी किया जा सकता है। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही साहसिक प्रयोग बताया गया है कि शहर की चकाचौंध और कृत्रिम रोशनी से दूर पहाड़ों जैसी किसी जगह पर, जहां एकदम घुप अंधेरा हो, वहां आंखें खुली रखकर बैठना चाहिए। शुरुआत में ये बहुत अजीब और परेशानी भरा लग सकता है। बिना किसी चीज को देख पाए आंखें खुली रखने से आंखों से पानी भी आ सकता है और दिमाग डर या बेचैनी पैदा कर सकता है। लेकिन अगर कोई बिना डरे उस स्थिति में टिका रहे तो धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान की अपनी कोई पहचान नहीं बचती और वो उस घने शांत अंधेरे के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है। आमतौर पर इंसानी दिमाग अंधेरे को एक नेगेटिव चीज या डर का प्रतीक मान लेता है, लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में अंधेरा असल में कायाकल्प यानी रिजुविनेशन का समय है। दिन की रोशनी में बाहर काम करके जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो रात के अंधेरे में गहरी नींद लेकर ही वो ऊर्जा वापस लौटती है। अंधेरा
गहराई और शांति का प्रतीक है। इसी संदर्भ में एक और बहुत ही चुनौतीपूर्ण ज़ेन कस्टम का भी जिक्र किया गया है। इस अभ्यास में व्यक्ति को एक सादी सफेद दीवार के सामने 30 मिनट तक यूं ही बैठना होता है, बिना कोई मंत्र पढ़े, बिना किसी विचार पर फोकस किए, बस उस खाली दीवार को देखना। सुनने में ये शायद दुनिया का सबसे आसान काम लगे, लेकिन आज के समय में जब इंसान का दिमाग हर सेकंड नए नोटिफिकेशंस और उत्तेजना का आदी हो चुका है, तो बिना कुछ किए यूं ही 30 मिनट बैठे रहना किसी सजा से कम नहीं लगता। ये दिमाग को पागल कर देने वाली स्थिति बन जाती है। ये सच में एक सोचने वाली बात है कि खाली बैठना इतना मुश्किल क्यों लगता है। स्रोत इसका बहुत ही स्पष्ट जवाब देता है कि ध्यान की तकनीकें अपने आप में मुश्किल नहीं है, बल्कि इंसान का अपना दिमाग हमेशा मुश्किल और जटिल चीजें चाहता है। दिमाग को किसी खाली दीवार को घूरना या पागलों की तरह नाचना बड़ा बेवकूफ़ी भरा और अर्थहीन लगता है। हमारे अंदर जो ईगो या अहंकार बैठा है, वो हमेशा समाज में रुतबा बनाने, दूसरों से आगे निकलने और बड़ी बड़ी उलझनों में फंसे रहने के लिए उकसाता है। ईगो हमेशा किसी न किसी समस्या के समाधान में ही अपनी अहमियत महसूस करता है। वो कभी नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़कर कुछ पल शांति से बैठ जाओ। यही मन की अनवरत हलचल और हमारा ईगो ध्यान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। और यही ध्यान की पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स भी है। आज जो ईगो, महत्वाकांक्षाएं और बेकाबू भावनाएं इंसान को कठपुतली बनाकर नचा रही हैं, अवेयरनेस और मेडिटेशन उन्हीं धागों को काट देता है। जब इंसान ध्यान की इन सक्रिय या निष्क्रिय अवस्थाओं से गुजरकर एक सच्चा वॉचर बन जाता है, तो बाहरी दुनिया की घटनाएं उसे अंदर से हिला नहीं पाती। वो अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में वापस ले लेता है। तो आज के इस पूरे विस्तृत स्रोत का सार यही निकलता है कि ध्यान का मतलब जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागना या पहाड़ों पर जाकर छुप जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी हर गतिविधि, अपने हर विचार और अपनी हर सांस के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना। चाहे इंसान बाजार की भीड़ में हो या दफ्तर के तनाव में, वो वॉचर की स्थिति में रहकर अपनी भावनाओं और इस अशांत दिमाग के हाथों की कठपुतली बनने से बच सकता है। ये पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल खड़ा करता है, जिसके बारे में स्रोत में सीधे तौर पर कोई अंतिम निष्कर्ष तो नहीं दिया गया है, लेकिन यह दर्शन को समझने वालों को सोचने पर मजबूर जरूर करता है। स्रोत के अनुसार हमारा ईगो ही हमें शांत नहीं बैठने देता और समाज में कुछ कर दिखाने, रुतबा बनाने के लिए धकेलता है। ऐसे में श्रोताओं के लिए ये विचार करने वाली बात है कि अगर कोई इंसान वॉचर बनकर अपने ईगो और भावनाओं से पूरी तरह कट जाए, तो क्या उसकी दुनियावी महत्वाकांक्षाएं, आगे बढ़ने की भूख और कुछ नया इजाद करने की चाहत पूरी तरह खत्म हो जाएगी? क्या अवेयरनेस के इस चरम स्तर पर पहुंचकर एक इंसान इस प्रतियोगी समाज के साथ कदम मिलाकर चल सकता है, या ये अवेयरनेस उसे दुनियावी दौड़ से निकालकर बिल्कुल एक अलग ही दिशा में ले जाएगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी भी विचारशील इंसान के दिमाग में काफी समय तक गूंजता रहेगा। क्या पूर्ण शांति और दुनियावी महत्वाकांक्षा एक साथ चल सकते हैं? इस सवाल के साथ ही आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय, नए स्रोत और नई जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अवेयर रहें और चीजों को एक गवाह की तरह देखते रहें। अलविदा, और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।